नमस्कार, आपका कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास तक हम गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। संरक्षी बल, असंरक्षी बल और नियत बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा बल में संबंध क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, इनको हम पढ़ चुके हैं। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें तो इस कार्य ऊर्जा प्रमेय से प्रश्न करना बहुत आसान हो जाता है। यहां पे हम पहले एक बार इसको समझते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल करेंगे और देखते हैं कि इस पर वास्तव में न्यूमेरिकल करना, प्रश्न करना बहुत आसान होगा और बहुत सिंपल, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसके अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, इसके अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बराबर होता है। तो यहाँ पे ये जो है प्रमेय बहुत छोटा सा कथन है, इसका बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो लिखना तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे तो समझेंगे। यहाँ पे सभी बल, ऑल फोर्स, सभी बल बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता चुका हूं। सबसे पहले बात करते हैं सभी बल। अब सभी बल में कौन क्या क्या लिख सकता हूं? सभी बल में लिख सकता हूं चाहे वो संरक्षी बल हो, चाहे वो असंरक्षी बल हो। सभी तरह के बल आएंगे, चाहे वो संरक्षी बल हो तो भी आ जाएगा, चाहे वो असंरक्षी बल हो तो भी आ जाएगा, बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बाह्य बल प्लस आंतरिक, इसको भी लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है मतलब हुआ कि संरक्षी बलों का कार्य, सभी बल मतलब जितने भी बल हैं वो सब ले लूंगा मैं, चाहे वो बल संरक्षी हो, चाहे वो बल बाह्य हो, चाहे वो बल आंतरिक बल हो, निकाय का आंतरिक बल हो, चाहे निकाय के बाह्य बल हो, तो सभी तरह के बल ले लूंगा। संरक्षी बल का कार्य, असंरक्षी बल का कार्य, यानी सभी बल आ गए इसमें, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। बाह्य बल का कार्य, आंतरिक बल का कार्य, अगर इस तरह से लिखूं तो भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी बल होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का बल हो, उन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, जो हमारा कथन है वो ये है, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। परिवर्तन पहले भी तुम्हें कई बार बता चुका हूं, दोबारा एक बार बता रहा हूं कि जब भी परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन होता है हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि यहां पे लिखूंगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा।
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो बहुत सिंपल सा, आसान सा कथन है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे यदि एक कण को 45 मीटर ऊंचाई से 45 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, ऊंचाई से छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, तो जब कण धरातल पर पहुंचता है, जब कण धरातल पर पहुंचता है तो इसकी चाल ज्ञात करो। तो हमसे कहा गया है कि कण है, उसको 45 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जब कण धरातल पे पहुंचता है तो हमें इसकी चाल निकालनी है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे, जैसे ये मान लो कण का द्रव्यमान, जरूरत पड़ेगी नहीं फिर भी, कण का द्रव्यमान 2 kg है। तो जैसे हमसे कहा गया ये है कण। अब यहां से हम इसको छोड़ दें तो छोड़ने का मतलब इसका प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक चाल 0 है, और ये यहां से h ऊंचाई से छोड़ रहे हैं। तो जैसा हमने पढ़ा कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता था। जब यहां से चला था तो 0 था, और माना यहां पे आता था, इस कण की चाल v हो गई। यहां पे माना कि यहां आते आते कण की चाल v हो गई। तो अगर सबसे पहले बात करता हूं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये 0 है, कि कण को छोड़ा गया है। छोड़ने का मतलब जब भी आता है शब्द आता है छोड़ना, तो हमेशा छोड़ने का मतलब कण की प्रारंभिक चाल 0 है। और अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा यानी जब कण धरातल पे पहुंच रहा है तो कण की चाल v हो चुकी है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा 12 mv² है। हमें यहाँ पे ये v ही निकालना है। अब यहाँ पे जो किया गया कार्य है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं मानते, केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही लगा हुआ है यहाँ पे, और कोई बल है नहीं। साधारणता हमें जो कहा जाता है, मतलब यहाँ पे साधारण क्वेश्चन में हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे हवा का घर्षण बल नहीं लगता। तो किसका कार्य? गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य। अब बल नीचे लग रहा है, जैसा हम यहाँ पे कई बार कर चुके हैं कि बल लग रहा है नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल, और कण आ भी नीचे रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य धनात्मक होगा, तो यह आएगा mgh। तो अब यहां पे अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय, अगर हम यहां पे कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं
तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलती है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, ऑल वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे केवल कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण यानी mg, और ये अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसका कार्य हम निकाल चुके हैं, mgh, अंतिम गतिज ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है 0। तो अगर यहाँ पे हम लिखें तो हमारे पास आ गया हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू m g h, m से m गया और v स्क्वायर बराबर 2gh और v बराबर आ गया अंडर रूट 2gh। और ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न में हमें ऊंचाई दी हुई है 45 मीटर, h का मान 45 मीटर दिया हुआ, ये रहा। इस प्रश्न में हमें h का मान 45 मीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर h का मान 45 रख दें तो हमारे पास आएगा v बराबर, हमारे पास यहाँ पे आएगा v बराबर अंडर रूट 2g का मान 10 और 45, ये 45, तो v बराबर अंडर रूट 900 और v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। थोड़े से और प्रश्न करते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ में आए। अगला क्वेश्चन, यदि कण को धरातल से यदि कण को धरातल से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, तो कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने कण को ऊपर से छोड़ा था, अब यहां पे है कि हमने कण को नीचे से फेंका। जैसे मैंने माना ये धरातल है और यहां से कोई कण है, द्रव्यमान m मान लेता हूं, इसको हमने ऊपर फेंका है। किससे फेंका? ऊपर दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड से। ये इसका प्रारंभिक वेग है जिससे हमने इसको ऊपर फेंका है। अब ये कण ऊपर जाएगा, तो जैसे ये कण ऊपर जाएगा, जैसे कण हमने फेंका है ऊपर और mg बल लग रहा है नीचे, तो यहाँ पे ये जो mg है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसको मंदन प्रदान करेगा। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इसको मंदन प्रदान करेगा। तो जैसे से ऊपर जाएगा वैसे से इसकी चाल कम होती जाएगी। तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा, जैसे मान लो
ये अधिकतम ऊंचाई यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे इसकी चाल 0 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी चाल 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब ये कण अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर चाल 0, अधिकतम ऊंचाई पर चाल 0, चाल 0 होगी। इसका मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है, अंतिम गतिज ऊर्जा, क्योंकि चाल 0 है तो अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर हम लिखें, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान हम लिख सकते हैं 12m(u²) और u का मान हमें दिया हुआ है 20। अब यहां पे फिर दोबारा गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, बल का कार्य। अब अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कार्य की बात करें तो यहाँ पे mg यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है और कण ऊपर जा रहा है, और माना किस ऊंचाई तक गया h, हमें ये h ही निकालना है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य होगा -mgh, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य होगा -mgh। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गति ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे कार्य किसका है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य है, गति ऊर्जा में परिवर्तन यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है, तो प्रारंभिक ये कार्य तो हो गया -mgh, ये हो गया माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12m(u²), ये m से m गया। तो अगर हम यहाँ पे h का मान निकालें तो यहाँ से h का मान आ जाएगा u²/2g। तो अब मान लिख देते हैं, चाल हमें 20 दिए तो हो गया 20 × 20 अपॉन 2 × 10। तो किस तक चला गया ये, 20 मीटर ऊंचाई तक। तो यहां पे हमें जो दिया गया, ये दिया गया कि कण किस ऊंचाई तक चला गया, 20 मीटर ऊंचाई तक कण चला गया, और हमसे यही पूछा था कि कण अधिकतम किस ऊंचाई तक जाएगा। अब जैसे इसी में थोड़ा सा और चीजों को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीज को। क्वेश्चन है, यदि पिछले प्रश्न में कण 15 मीटर ऊंचाई तक, कण 15 मीटर ऊंचाई तक जाता है, कण 15 मीटर ऊंचाई तक जाता है, तो कण पर हवा द्वारा, कण पर हवा द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य
ज्ञात करो कार्य ज्ञात करो। अब सबसे पहले बात करते हैं पिछला प्रश्न। पिछला प्रश्न ये था कि हमने यहाँ पे कण को फेंका था ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये कण जो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा था, उस अधिकतम ऊंचाई का मान हमने निकाला था 20। इससे पिछले प्रश्न में जो हमने किया था कि अगर हम कण को ऊपर की तरफ फेंकते हैं 20 मीटर की चाल से, तो कण ने जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की थी वो अधिकतम ऊंचाई थी 20। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि कण अधिकतम ऊंचाई 20 नहीं होकर 15 मीटर है। कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई 20 ना होकर 15 मीटर है। अब कार्य पूछा है हवा द्वारा। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक वो हवा की बात नहीं करे हम हवा को नहीं मानेंगे। यानी साधारण अवस्था में हम हवा का कार्य यानी एक तरह से निर्वात मान के काम करते हैं। साधारण अवस्था में एक तरह से हम निर्वात मान के काम करते हैं जब तक वो प्रश्न में खुद हवा का जिक्र ना कर दे, जब तक वो प्रश्न में खुद हवा को ना कह दे, हम उसको नहीं मानेंगे। तो सबसे यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आ चुका है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने हवा को नहीं माना था क्योंकि प्रश्न में कहीं पे भी हवा का जिक्र नहीं था। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्योंकि हवा का जिक्र है, क्योंकि इस वाले प्रश्न में हवा का जिक्र है, तो यहाँ पे हम हवा मानेंगे। तो अब यहाँ पे बाकी सब चीजें वैसी ही रही। जैसे अगर मैं बोल दूं अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा को सिंपल तरीके से लिख देते हैं, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा वही है 0। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv² है। अब यहां पे हम बात करें कार्य, तो सभी बलों का कार्य जो आएगा उसमें लिखेंगे किसका कार्य, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य और एक लिखेंगे हम किसका कार्य, हवा का कार्य। अब यहां पे दो चीज आ जाएंगी। तो जैसा हमने पहले किया था वही काम करते हैं। अब हम लिखते हैं, जो तरीका है हमारा लिखने का वो ये है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय सभी बलों द्वारा, तो तरीका लिखने का वो ये है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो सभी बलों में यहाँ पे कौन कौन से बल आएंगे, एक बल तो आएगा गुरुत्वाकर्षण बल mg, दूसरा बल आएगा कौन सा, हवा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। जैसे हमें यहाँ पे पता, अब ये 0 है, यहां पे कण जा ऊपर रहा है और बल नीचे लग रहा है, तो ये कार्य तो हो गया -mgh। हवा का कार्य हमें निकालना है, ये हो गया -12mu²। तो यहां पे अब हम हवा का कार्य निकालेंगे, तो यहां पे आएगा -12mu² प्लस mgh। तो हम यहां पे थोड़ी देर के लिए m का मान 2 ले लेते हैं, यानी कण का द्रव्यमान 2 किलो मान लेते हैं। तो अब जो हवा का कार्य होगा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो -1/2, m का मान 2 और किस चाल से फेंका 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस m यानी 2, g का मान 10 इंटू 15। तो ये 2 से 2 गया, तो यहां पे हवा का कार्य ये लिख रहे हैं, ये तो हो गया 400 माइनस का 400 और ये हो गया प्लस का 300। तो जो हवा का कार्य हुआ ये हो गया -100।
ये कार्य हो गया -100। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे हवा का कार्य निकाला। यहाँ पे हवा खुद उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस कारण हमने हवा की बात करी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पे एक नत्तल दिया हुआ है, ये एक नत्तल दिया हुआ है। इस नत्तल पे कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान है m, और मान लेते हैं नत्तल की लंबाई l है। मान लेते हैं नत्तल की लंबाई l है। तो क्वेश्चन है, यदि कण को नत्तल के ऊपरी सिरे से छोड़ा जाता है, मतलब बिल्कुल ऊपर से, नत्तल के ऊपरी सिरे से छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, तो जब कण नीचे पहुंचता है, जब कण नीचे पहुंचता है, तो इसकी चाल, ज्ञात करो। यह हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे इसको हम, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन पहले हमने किया था, पहले इस पे बल निकाला था, बल निकालने का त्वरण निकाला था, फिर गति की समीकरण लगाई थी, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। अब यहाँ पे बहुत आसानी से और केवल एक ही स्टेप में ये प्रश्न हो जाएगा। कैसे, तो समझना। यहाँ पे यह हमें नत्तल दिया हुआ है, ये कोण है थीटा, ये नत्तल की लंबाई हमें l दी है, और कण यहाँ पर है। हमें पता है कण इधर चलेगा। अगर कण इधर चलेगा तो इस कण पे लगने वाले पहले बल बता देता हूँ। ये बल तो है अभिलंब, mg लगता है नीचे, लेकिन mg के घटक हमें पता है। नत्तल के अनुदिश लगता है mg sin थीटा, और नत्तल के लंबवत लगता है mg cos थीटा। क्योंकि कण को छोड़ा जा रहा है तो प्रारंभिक चाल है 0। अगर प्रारंभिक चाल 0 है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 हो गई। जब ये कण यहाँ पे पहुंचता है तो हमने माना इसकी चाल हो जाती है v, जो हमें निकालनी है। तो कण की अंतिम चाल v है, तो कण की अंतिम गतिज ऊर्जा ये लिख दी हमने 12 mv²। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसके अनुसार बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब बल कौन कौन से यहाँ पे जैसा चित्र में दिख रहा है साफ साफ, एक तो है अभिलंब बल, एक है mg sin थीटा, और एक है mg cos थीटा। हमने जो गुरुत्वाकर्षण बल था, उस गुरुत्वाकर्षण बल को हमने यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल था उस गुरुत्वाकर्षण बल को साइन मतलब घटक में तोड़ दिया है। तो सबसे पहले इस बल का कार्य 0 है। कारण अगर यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, हमने किया हुआ भी है कि बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री है। बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री है। तो इस कारण ये इस बल द्वारा किया गया कार्य 0 है। ठीक इसी प्रकार mg cos थीटा
अगर mg cos थीटा की बात करें तो इसमें भी बल और विस्थापन के मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो इसका कार्य भी 0 है। तो अब यहां पे केवल ये तो इधर हो गया हाफ mv², और यहां पे किसका कार्य बचेगा? अब कार्य बचेगा केवल किसका? mg sin थीटा का। तो बहुत सिंपल और बहुत आसान चीज। अब यहां पे ये आ गया हाफ mv² mg sin थीटा, यानी ये तो बल और विस्थापन, क्योंकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। mg sin थीटा जिधर लग रहा है कण उधर ही चल रहा है, तो यहां पे आ जाएगा बल इंटू विस्थापन, नत्तल की लंबाई है विस्थापन जो l दिया हुआ है। तो अगर यहां से देखें तो m से m चला गया, तो v² का मान 2gl sin थीटा आ गया। तो यहां पे v का मान √2gl sin थीटा। तो यहां पे अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो यहां पे साधारण मतलब क्वेश्चन करना इजी और आसान हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, मान लो ये हमें खुरदरी सतह दी है और यहां पे ये जो कण है इसका द्रव्यमान 2 kg बोल देता हूं। इस कण को हम इधर फेंक रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से। सतह खुरदरी है और इसका घर्षण गुणांक 0.2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, कण द्वारा रुकने से पूर्व, कण द्वारा रुकने से पूर्व तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब समझना, जैसे हम यहां पे बोलते हैं, मान लो ये हमारा कण है, तो हम यहाँ पे जब हमने न्यूटन की गति के नियम पढ़ा था, तो न्यूटन की गति के नियम में जब हमने यहाँ पे न्यूटन की गति के नियम पढ़ा था, तो न्यूटन की गति के नियम में हमने एफवीडी बनाना सीखा था। तो हमें पता है यहाँ पे इसमें एन जो अभिलंब बल है वो नीचे आएगा, mg नीचे की तरफ है और कण चल आगे रहा है, तो इस पे जो घर्षण बल है वो पीछे आएगा, क्योंकि कण चल आगे रहा है और घर्षण बल पीछे है। तो एक तरह से जो घर्षण बल है ये इसको क्या प्रदान करेगा? मंदन प्रदान करेगा। तो मंदन प्रदान करेगा, तो जैसे जैसे कण आगे चलेगा वैसे वैसे इस कण की चाल कम होती जाएगी और कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने न्यूटन की गति के नियम में पढ़ा था, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में कोई गति नहीं है, जैसे हमने न्यूटन की गति के नियम में पढ़ा था, एक बार यहाँ पे पहले उस चीज़ का उपयोग कर लेते हैं। ये बल है एन जो ऊपर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे लग रहा है, और घर्षण बल जो पीछे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन बराबर mg। और हमें पता है अब यहाँ पे अगर घर्षण बल का मान बोलेंगे तो घर्षण बल का मान आता है म्यू इंटू एन, और अगर एन का मान लिख दूं तो ये आ जाएगा म्यू इंटू mg। तो यहाँ पे अगर हम घर्षण बल का मान निकालें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है घर्षण गुणांक का मान दिया हुआ है 0.2, m दिया हुआ है 2, तो ये लिखूंगा 0.2, m भी 2 दिया हुआ है और g का मान है 10। तो यहाँ पे घर्षण बल का मान आ गया 4। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करें
जैसा हमें बताया गया है, कहा गया है, कण को यहाँ से फेंका था U से, और जैसे जैसे कण आगे चलेगा क्योंकि घर्षण बल लग रहा है पीछे, तो ये कण कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। मान लो ये यहाँ जाके रुक गया, अब कण यहाँ जाके रुक गया तो यहाँ पे कण की चाल 0 हो चुकी है। यहाँ पे कण की चाल 0 हो चुकी है। अगर कण की चाल 0 हो चुकी है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वो है 0, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर हम लिखें तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसको लिखेंगे 12 mu², mg नीचे की तरफ n ऊपर की तरफ, और मान लो ये कण ने जो दूरी तय की है, ये यहां से यहां तक चलने रुकने से पहले जो दूरी तय की वो है x। कण ने रुकने से पहले जो दूरी तय की है वो है x। तो अब अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय की बात करें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बोलती है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पे सभी बलों में कौन कौन से बल आ गए? सभी बलों में एक तो आ गया अभिलंब बल, सभी बलों में आ गया एक आ गया गुरुत्वाकर्षण बल, सभी बलों में आ गया एक आ गया घर्षण बल, और गति ऊर्जा में परिवर्तन यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये 0 है। 0 क्यों है? जैसा हमें साफ साफ दिख रहा है कि कण चल आगे रहा है, तो अभिलंब और जो कण का विस्थापन है x, उसके मध्य का कोण है 90 डिग्री। इस कारण अभिलंब बल द्वारा किया गया कार्य 0 है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी 0 है। इसका कारण भी वही है जो अभी हमने यहाँ पे समझा। ये बल और विस्थापन इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है। ये जो बल है यानी गुरुत्वाकर्षण बल है और जो विस्थापन है, इन दोनों के मध्य का कोण 90 डिग्री है, तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो घर्षण की बात करें तो कण चल आगे रहा है जबकि घर्षण बल लग पीछे रहा है। तो घर्षण बल का कार्य मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस घर्षण बल माइनस घर्षण बल यानी घर्षण बल को FR से बता रहे हैं। विस्थापन है x इजिकल टू ये तो है 0 और ये माइनस ½ mu²। घर्षण बल का मान हम निकाल चुके हैं। घर्षण बल का मान है 4, तो यहाँ पे लिखा मैंने -4। विस्थापन हमें पता नहीं है, जो हमें निकालना है इजिकल टू -½ द्रव्यमान हमने 2 दिया हुआ है और कण की चाल 20 दी हुई है। कण की चाल 20 दी हुई है तो ये 20 का स्क्वायर, तो ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पे आ गया -4x बराबर -400, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, तो x का मान 100 आ गया। तो कण यहाँ पे जो रुकने से पहले दूरी चला वो आ गई 100 मीटर। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करते यानी पहले इसमें मंदन का मान निकालते और मंदन का मान निकालने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते, तो उसमें क्वेश्चन सोल्व तो होता लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगता। इस कारण हम यहाँ पे अगर इस मेथड से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए काम करना बहुत इजी और आसान रहता है। तो ये हम कार्य ऊर्जा प्रमेय इसकी बात कर रहे हैं, और कार्य ऊर्जा प्रमेय में बहुत सिंपल सा होता है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब यहाँ पे सभी बल में सभी तरह के बल आ गए, चाहे वो बल आंतरिक बल हो, चाहे वो बल बाह्य बल हो, चाहे वो बल संरक्षी बल हो, चाहे वो बल असंरक्षी बल हो, सभी बलों का कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। चलो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम ये कण है, यहाँ पे इस कण को हमने इधर फेंका है, कोई चाल मान लेते हैं 20 से फेंक रहे हैं,
हमने यहाँ पे इस कण को 20 से फेंका है और कण की चाल 20 है, देवन 4 किलो मान लेते हैं। अब यहां पे सतह चिकनी है, घर्षण रहित सतह है, घर्षण रहित, और एक बल इधर लग रहा है, इस बल का मान है, मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो क्वेश्चन ये है, हमारा प्रश्न ये है, जब कण 10 मीटर दूरी तय कर लेता है, दूरी तय कर लेता है, तब इसकी चाल, तब कण की चाल ज्ञात करो। कण की चाल ज्ञात करो। तो जैसा अभी हमने समझा था सबसे पहले, वही इसका एफबीडी बना लेते हैं। अगर एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे एन ऊपर लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg नीचे लगेगा और ये बल आगे लग रहा है। क्योंकि जैसा हमें पता है यहाँ पे कण ऊर्ध्वाधर दिशा में, कण की कोई गति नहीं है, तो अगर कण की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं है तो मैं n बराबर mg कर सकता हूं। और ये जो बल दिया हुआ है इसका मान हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो ये जो कण है इस बल के प्रभाव में आगे चलेगा। यहाँ पे mg लग रहा है नीचे, अभिलंब लग रहा है ऊपर, और ये बल लग रहा है आगे। तो ये जो कण है इस बल के प्रभाव में आगे चलेगा। और अभी यहाँ पे कण की प्रारंभिक चाल हमें दी हुई है 20। तो जब ये कण यहाँ पे पहुंचा, यानी ये जो दिया हुआ है हमने 10 बोल दिया, कितना मीटर चल गया, 10 मीटर। तो जब ये कण यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी जो चाल है वो हमें निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, इस कण की जो चाल है ये चाल हमें निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे किस तरह से काम करते हैं हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये लिखेंगे हम ½ m² यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हमने लिख दिया हाफ, द्रव्यमान है 2 और 20 का स्क्वायर मतलब 400। अंतिम गतिज ऊर्जा, वहां पे जब अंतिम गतिज ऊर्जा देखेंगे तो इसकी चाल हमने v मानी है, तो ½ mv², और जब यहाँ पे मान लिखेंगे तो अंतिम गतिज ऊर्जा की ½ m का मान 2 और ये v²। तो मैं इसको v² लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दें तो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमसे बोलती है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो सभी बल में यहाँ पे एक बल आएगा mg, दूसरा बल आएगा अभिलंब, और तीसरा जो बल F लगा हुआ है जो चित्र में दर्शाया हुआ है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अंतिम गतिज ऊर्जा v² है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है 400। अब यहाँ पे इस गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0 है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन, कण जिधर चल रहा है उसमें कोण 90 डिग्री का है। ऐसे ही यहाँ पे अभिलंब और जिधर कण चल रहा है उसमें कोण 90 डिग्री का है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य 0 और अभिलंब बल का कार्य भी 0 होगा। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो हमारे पास आ गया किसका कार्य, F का कार्य बराबर v² - 400। अब इसका कार्य हम लिख सकते हैं बल इंटू विस्थापन। बल का मान हमें दिया हुआ है 20, विस्थापन हमें दिया हुआ है 10। ये कार्य आ गया, क्योंकि यहाँ पे बल की दिशा में विस्थापन है, इस कण कार्य धनात्मक होगा, इज इक्वल टू v² -
400। तो यहाँ पे हम आगे बढ़े तो ये आ गया वी स्क्वायर बराबर 200 प्लस 400 यानी कि 600। तो v का मान आ गया √600 और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10√6। तो हमसे पूछा था जब ये कण 10 मीटर गति तय कर लेगा, 10 मीटर दूरी तय कर लेगा, तब इस कण का चाल क्या होगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय से कैलकुलेट किया। हमें प्रारंभिक गति ऊर्जा पता है, अंतिम गति ऊर्जा से हम यहाँ पे लिखा हमने बल कौन कौन से हैं। जैसा चित्र में दिख रहा है 3 बल हैं, एक ये F जो हमें दिया हुआ था प्रश्न में, अभिलंब और गुरुत्वाकर्षण। यहाँ पे अभिलंब और गुरुत्वाकर्षण का कार्य 0 है क्योंकि अभिलंब और विस्थापन में बल कोण 90 डिग्री का है, ऐसे गुरुत्वाकर्षण और विस्थापन में कोण 90 डिग्री का है। तो अब केवल ये F बल बचा। तो ये बल जिस दिशा में लग रहा है कारण उसी दिशा में चल रहा है, तो विस्थापन हो गया बल इंटू विस्थापन। और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट करके निकाला तो हमारा मान आ गया √600, जिसको हम चाहें तो 10√6 लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे।